Okay, good morning dear student, and till now in chemical properties we have completed our discussion on reduction of alkyl halide and elimination of alkyl halide. Now we will discuss about the substitution reaction in alkyl halide. This is our topic now, substitution reaction in alkyl halide. So before all the reaction part, we will go to some conceptual thing of substitution reaction. माने हमें इस सब्स्टिट्यूशन और हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कशन करेंगे. इसके मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या क्या टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है. हम रिएक्शन तो पढ़ेंगे, रिएक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थ्योरी अगर पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है और क्या क्या टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में पढ़ेंगे. मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसका जो मैकेनिज्म था और इसका जो थ्योरी पार्ट था, रियली ये पहले डिग्री में या फिर एमएससी में आता था, लेकिन अब तुम्हारा +2 में भी इसको इंक्लूड कर दिया है. तो जितना इजी हो सके मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करूंगा. तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझना. सो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे और क्या समझते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है. मान लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं जो कल एग्जाम्पल दिया था, ये ए बी और एक बेंच है जिसमें 4 जन बैठ सकते हैं. और मैं कह सकता हूँ कि इस बेंच का कैपेसिटी जो है वो 4 है. मान लो इसमें 4 जन बैठे हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर 4 जन बैठे हैं क्योंकि इसका कैपेसिटी 4 है. ओके, अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक रिएजेंट सपोज आया और रिएजेंट आने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिएजेंट अगर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर रिएजेंट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका कैपेसिटी 4 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई एक यहाँ से निकलेगा, फिर रिएजेंट यहाँ पे फिट हो पाएगा. मान लो यहाँ से D निकल गया, सो जो D यहाँ पे जो निकला है फिर वहां पर R आएगा. सो इस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कि R आया और उसने D को सब्स्टिट्यूट किया, उसने D का जगह ले लिया, तो इस टाइप के रिएक्शन को जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. और यहाँ पर ये जो D जो है, इस D को यहाँ पे लिविंग ग्रुप का नाम दिया गया है, लिविंग ग्रुप. D जो है वो लिविंग ग्रुप है, और ये जो R जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है. जो आया उसे हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो गया यहाँ से उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं. यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियर करना चाहूंगा, जो अटैकिंग रिएजेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर होता है, लिविंग ग्रुप का भी वही इलेक्ट्रॉनिक नेचर होता है. इसका मतलब क्या है, अगर जो अटैकिंग रिएजेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अगर है, तो जो लिविंग ग्रुप का भी नेचर जो क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा. मतलब अगर R माइनस है तो D माइनस रहेगा. देख लो मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिच हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव. सो अगर R का चार्ज माइनस है तो D का चार्ज भी माइनस ही होगा, क्योंकि अगर R का चार्ज माइनस है और D का माइनस, इसीलिए अगर D का चार्ज माइनस नहीं होगा तो इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिकली अभी न्यूट्रल नहीं रहेगा. पहले तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल था, और हमेशा जो स्टेबल सब्सटेंस होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं. तो अगर यहाँ पर R माइनस आ रहा है और यहाँ से अगर D माइनस नहीं जाएगा तो D प्लस अगर जाएगा तो इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा. इसीलिए जो अटैकिंग रिएजेंट का नेचर जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली जो नेचर होता है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप का भी इलेक्ट्रिकली वही नेचर रहता है. जैसे कि अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच है, सो लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है. यानी कि अगर ये नेगेटिव है सो लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव होगा, लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव होगा. समझ में आ गया. और अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब अगर पॉजिटिव है, सो लिविंग ग्रुप भी जो होगा
जो भी लीविंग ग्रुप होगा वो भी लीविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। जो अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का चार्ज जो होता है, लीविंग ग्रुप का चार्ज भी वही होगा। समझ में आ गया? क्लियर? अभी इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो टाइप में कैसे? इस अटैकिंग रिएजेंट के नेचर को लेकर। अटैकिंग इसको समझ में आ गया? एक कॉन्सेप्ट समझ में क्या आया? अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रिकल नेचर जो होगा, मतलब नेगेटिव होगा तो लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो लिविंग ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। इसके आगे इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? अटैकिंग रिएजेंट के नेचर के बेसिस पे। यानी कि अटैकिंग रिएजेंट अगर एक न्यूक्लियोफाइल है, तुम्हें पता है दो टाइप का अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। जनरली और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट। सो इस अटैकिंग रिएजेंट के नेचर को लेकर दो टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखो, अगर अटैकिंग रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? मान लो Cn माइनस है, Cl माइनस है, ये जो नेगेटिव वाले रिएजेंट, इवन वाटर भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, एमोनिया भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। सो कोई भी जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो या फिर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो, कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे क्या क्या हो सकता है? H प्लस हो सकता है, CH3 प्लस हो सकता है, इवन इफ Cl प्लस भी है। कैसे है? हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे Cl प्लस कैसे होगा, Cl माइनस कैसे होगा। Cl माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल है, Cl प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 CO प्लस है, ये सब फर्स्ट में पढ़ाया गया होगा। सो अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको उस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने तुम्हें पहले क्या समझाया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएजेंट सब्सट्रेट को अटैक करता है और वहां से एक लिविंग ग्रुप चला जाता है, और उस अटैकिंग रिएजेंट के नेचर के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया सब लोगों को? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बता चुका हूं पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक होता है, और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन जो दो टाइप का जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर पढ़ा, इसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है इस कैटेगरी में। मतलब तुम्हारे इस अल्किल हैलाइड में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन अल्किल हैलाइड वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तुम्हारे दिमाग में इसके बारे में कुछ नहीं चलेगा तो अच्छा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अभी थोड़ा सा भूल जाओ। अभी हमारे सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ही दिया है अल्किल हैलाइड में, तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों है, क्यों इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में दिया है? ऐसा इसलिए है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसको समझो। इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस होगा मैं उसको बाद में डिस्कशन कर दूंगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए अल्किल हैलाइड में दिया है क्योंकि यहां पर जो सब्सट्रेट है
जो सब्सट्रैक्ट है वहां पर CX बॉन्ड जरूर होगा, और इस CX बॉन्ड में ये वाला डेल्टा नेगेटिव है और ये वाला डेल्टा पॉजिटिव है। ये मैंने पहले बता चुका हूं, मैं इसको मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं। सो यहां पर क्या होता है, इस कार्बन चेन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इस कार्बन चार्ज के ऊपर और कार्बन चेन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इसको एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के वजह से उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इसीलिए इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और इस न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के वजह से इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें से लिविंग ग्रुप क्या होगा? बहुत इजी है, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें किसका चार्ज नेगेटिव होगा, X का चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सभी से ज्यादा है। सो इसीलिए क्या होता है, अल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल आता है और वहां से X माइनस निकल जाएगा। सो यहां से X माइनस निकल जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट जो बनेगा उससे बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और यहां से X माइनस निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा है, विच वन इज द लिविंग ग्रुप हियर? लिविंग ग्रुप इज हियर इज द X माइनस, दिस इज द लिविंग ग्रुप। देखो न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या था, नेगेटिव था, सो X माइनस का चार्ज भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ में आया सब लोगों को समझ में आया? सो X माइनस का चार्ज लिविंग ग्रुप क्यों, उसको हम लिविंग ग्रुप क्यों बोले, क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट से निकल रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? सो ये सब्सट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल से ही क्यों अटैक हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसी कार्बन को ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये कार्बन चेन ऐसा लंबा है तो इस कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये F के सबसे क्लोज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ही अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहाँ से X निकल जाएगा। इस रिएक्शन को ओवरऑली हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट एब्रिविएशन में SN बोला जाता है, नॉट NS। इसको SN लिखोगे लेकिन पढ़ोगे कैसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN टाइप का रिएक्शन होता है अल्किल हैलाइड में। समझ में आ गया सब लोगों को क्यों इसको SN बोला गया? SN को कैसे पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? फिर इसके मैकेनिज्म के बेसिस पे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक है SN1 और एक है SN2। सो ये मेरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SN1 और SN2। ये मैकेनिज्म के बेसिस पे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है SN1 और एक है SN2। मैं समझाऊंगा किसे SN1 किसे कहेंगे और SN2 किसे कहेंगे, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो पता चला मैकेनिज्म के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये कैसे होता है, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है SN1 और एक है SN2। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। आऊंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, क्लियर? ये यूनिमोलिकुलर SN1, बाइमोलिकुलर SN2। हम दोनों को इस मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म को हम पैरेलली डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। मैंने पहले बता चुका हूं ये थियोरेटिकल चीजें हैं,
यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं है, सिर्फ चीजों को तो समझो कैसे हुआ होगा। ओके, मैं तुम्हें अभी तक इतना समझ में आ गया सब लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? फिर हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आएंगे। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, इसके बाद हम ऑर्गेनिक जो रिएक्शन पार्ट में आएंगे। पहले एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। अभी तक यहाँ पर इसको रहने दें। तो हमारे पास दो टाइप का है, एक SN1 है, एक SN2। उसी एग्जाम्पल पे चले जाते हैं जो हम बेंच वाला किए थे। बेंच में क्या हो रहा था, A B C, मैं L लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। L जो है वो L इन सभी के साथ L का थोड़ा सा बॉन्डिंग बहुत कम है, इसलिए L को मैंने, और L निकलना यहाँ से इजी होगा, मतलब L यहाँ से निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप होगा L। और यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, N आ रहा है। N L को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होता है, L यहाँ से निकल जाएगा। N का चार्ज न्यूक्लियोफाइल अगर मैं लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब N तो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा, तो L भी नेगेटिव होगा। ये कैसे हुआ होगा? ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से मतलब क्या है? दो तरीके का मतलब हम पार्ट 1 में चलते हैं। पार्ट 1 ये दो पार्ट में हो सकता है। कब क्या होगा अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को मैं दो पार्ट में एक्सपांड कर सकता हूं। कैसे? जैसे कि पहले बेंच में से पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, पहले बेंच में से ABCl जो था, इसका कैपेसिटी तो 4 था, तो इस पार्ट 1 में क्या होता है, पहले L निकल जाता है। L निकल जाता है मतलब अभी इस पूरे बेंच में कितने जन बैठे हैं, अगर L पहले निकल जाएगा, अगर L पहले निकल जाएगा तो इस बेंच में अभी कितने बैठे हैं, 3 जन बैठे हैं, A B C, अभी 3 जन बैठे हैं। अभी इस बेंच का चार्ज क्या होगा बताओ, इस बेंच का चार्ज क्या होगा बताओ। यहां से L निकल गया है, L निकल गया है, इसका मतलब L नेगेटिव गया है, और यहां से L जो इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, इसका मतलब इस बेंच में चार्ज अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन L लेकर गया है, इसका मतलब है इस बेंच पे अभी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? सो इस बात में क्या हुआ, पहले L निकल गया, फिर स्टेप 1 में पहले L निकल गया, स्टेप 2 में क्या हुआ, इस पॉजिटिव के ऊपर और इस 3 जन वाले बेंच के ऊपर तुम्हारा N आ गया, क्योंकि N के साथ नेगेटिव था। सो अब जो N आ गया, यहां पर तुम रियलाइज कर सकते हो, अब N आने का दो पॉसिबिलिटी है, दो पाथ से N आ सकता है। कैसे? ये पहले 4 जन बैठे थे, पूरा जंक्शन था, पूरा फिलअप था। जब 3 जन बैठे हैं तो इस तरफ भी कुछ जगह खाली होगा और इस तरफ भी कुछ जगह खाली होगा, हाँ या नहीं? दोनों तरफ से कुछ थोड़ा जगह खाली होगा ना। तो जब N आएगा तो ये N दोनों तरफ से आ सकता है, ये N इस साइड से भी आ सकता है और N इस साइड से भी आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ थोड़ा जगह खाली होगा। समझ में आ रहा है? और जब N इस साइड से आएगा, मतलब जिस साइड पे L लगा था उस साइड को फ्रंट साइड अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रंट साइड अटैक। और L के ऑपोजिट साइड से अगर N आ रहा है तो उसको हम बैक साइड अटैक बोलेंगे। इसको हम बैक साइड अटैक बोलते हैं अगर N ऑपोजिट साइड से आता है, और अगर N सेम साइड से आता है तो उसको फ्रंट साइड अटैक बोलेंगे। सो इस पार्ट 1 में दो टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या क्या है वो दोनों? अगर फ्रंट साइड से आ रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ABCl, और अगर बैक साइड से आ रहा है तो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा NaBC। समझ में आ गया? ये ऑर्गेनिक की चीजें हैं, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है ना, समझ सकते हो ना तुम। अगर एक बेंच में अगर 3 जन बैठे हैं तो दोनों तरफ से कुछ जगह खाली होगा। सो अभी जब N आएगा सो आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। समझ में आ गया? और इस आगे से जब आया सो इस प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, और इस कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है कॉन्फ़िगरेशन टर्म,
इसके साथ सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वो पहले फ्रंट साइड पे एल था, इसके फ्रंट साइड से अगर अटैक हो रहा है, एल की जगह पर एन बैठा है, सो इस फ्रंट साइड अटैक से जो प्रोडक्ट बना उसको रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जहां पर लिविंग ग्रुप था वहां पर ही न्यूक्लियोफाइल आया, उसको हम रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब बैक साइड अटैक हुआ उस टाइम पे लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो उस प्रोडक्ट को इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। सो पार्ट 1 में दोनों टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और एक रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? सो क्योंकि पार्ट 1 में दोनों टाइप का अटैक हुआ, एक फ्रंट साइड अटैक हुआ और एक बैक साइड अटैक हुआ। बैक साइड अटैक से इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना और फ्रंट साइड अटैक से रिटेंशन प्रोडक्ट बना। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, यहां पर अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये दोनों का परसेंटेज क्या होगा? दोनों 50-50% होंगे या फिर 60-70 होंगे या फिर जैसे कि एक मेजर माइनर आएगा? यहां पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये जो फ्रंट साइड अटैक है ये थोड़ा सा कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ये एग्जैक्टली 50-50 होना चाहिए अगर थ्योरेटिकली हम देखें, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा 45 हो जाता है और ये 55 हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों? इसीलिए है जो एल निकला है सो वो एल थोड़ा सा फ्रंट साइड के सराउंडिंग में रह जाएगा। मतलब एल जो निकला है वो पूरा निकल नहीं जाता, वो जब रिएक्शन चल रहा होता है वो थोड़ा सा इस फ्रंट साइड के नजदीकी यहाँ पर कहीं पर होगा। सो इसीलिए जब फ्रंट साइड से नेगेटिव चार्ज आएगा वो एल के थ्रू थोड़ा सा रिपल्सन उसको मिलेगा। तो इसीलिए फ्रंट साइड अटैक लेस प्रेफरेंस होता है, ज्यादा लेस नहीं होता है। तुम 50-50 बोलोगे तो उतना ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होगा, 50-50 नहीं होगा, क्योंकि जो एल निकला है वो पूरी तरह से नहीं निकलता है, वो अभी भी इसके नजदीक ही रहता है, फ्रंट साइड के नजदीक रहता है। तो एल फ्रंट साइड के नजदीक थोड़ा सा रहने की वजह से जब एन आता है फ्रंट साइड से तो उसको थोड़ा सा रिपल्सन मिलता है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ये 45% आ गया और ये 55% आ गया। अगर ये 50-50 आता, मान लो कि रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट अगर दोनों 50-50 आ जाता तो उसको एक रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे हायर स्टडी में, रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैंने कुछ सेक्शन में शायद पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो जब कॉलेज में आओगे तब तो अगर तुम बोलोगे तो मैं उसको और एक बार बोल दूंगा। अगर दोनों को प्रोडक्ट का परसेंटेज अगर 50-50 है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है तो उसको एक हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 50-50 नहीं होने की वजह से, 45 और 55 होने की वजह से इसको हम पूरी तरह रेसमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रेसमिक मिक्सचर है। मतलब ये पार्ट 1 में एक पार्शियल रेसमिक मिक्सचर हमें मिला। पार्शियल रेसमिक मिक्सचर क्यों बोला गया? अगर ये 50-50 होता तो पूरा रेसमिक मिक्सचर होता, ये 45 और 55 है इसीलिए इसको एक पार्शियल रेसमिक मिक्सचर बोला गया। और इस पार्ट में ये जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। इतना मैंने अभी तक ऑर्गेनिक का नाम ही नहीं लिया है, मैंने अभी तक ऑर्गेनिक के बारे में कुछ नहीं बताया, बस तुम्हें एक बेंच के हिसाब से ही मैंने तुम्हें समझाया है। ये तुम्हारा पार्ट 1 था। अब चलो पार्ट 2 क्या हो सकता है। पार्ट 2 हम थोड़ा सा और एक बार एनालिसिस करते हैं। पार्ट 2 में क्या हो पाएगा। पार्ट 2 को मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर ही लिख देता हूं। पार्ट 2 में क्या होगा, और एक चीज जो पार्ट 2 में एल और एल का जाना, मतलब एल का निकलना और एन का आना साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। मतलब पार्ट 1 में मैंने क्या कहा, पार्ट 1 में एल पहले निकल गया और बाद में एन आया, लेकिन पार्ट 2 एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, एल जितना दूर दूर जाएगा एन उतना पास आएगा। मतलब एल का जाना और एन का आना दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब मान लो कि ये वाला एक बेंच था, इस तरफ ए बी सी एल बैठे हैं, तो एल थोड़ा थोड़ा खिसक के जाएगा
और n थोड़ा थोड़ा इस साइड से आता जाएगा, और यहां पर इस साइड से ही आएगा क्योंकि इस साइड पर तो l है। तो इस वाले मैकेनिज्म और इस वाला पाथ जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें सिर्फ किस साइड से n आ सकता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है, वो सिर्फ बैक साइड से आएगा। n जितना पास आएगा l उतना दूर जाएगा, और जब n पूरा बैठ जाएगा तब l पूरा निकल जाएगा। ये भी तो एक पाथ हो सकता है, मतलब ये भी एक मैकेनिज्म हो सकता है। क्या इस मैकेनिज्म में मैंने क्या बोला, जो बेंच जो था ए बी सी एल जो था, और n जब आया, l का जाना और n का आना दोनों एक साथ होगा। मतलब n अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो n के साथ एक ही ऑप्शन बचा है, वो किस साइड से अटैक करेगा, वो सिर्फ बैक साइड से ही अटैक करेगा। और अगर n सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा तो इस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक बीच वाला स्टेट बनेगा। और उस बीच वाले स्टेट में क्या होगा, n आधा बैठा होगा, इसको समझो थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा। n आधा बैठा होगा और l आधा बैठा होगा, मतलब जो बेंच से कैपेसिटी जो 4 था, ये वाला अभी बेंच से कैपेसिटी तो 4 है, लेकिन एक अनस्टेबल स्टेट हो जाएगा जब 5 जन बैठे होंगे, ऐसा एक टाइम आएगा। मतलब इसमें थोड़ा n बैठा है और थोड़ा l बैठा है, इसको इसीलिए हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में L पूरा निकल जाएगा, L पूरा निकल जाएगा और N पूरा बैठ जाएगा, L पूरा निकल जाएगा और N पूरा बैठ जाएगा। ये सिर्फ एक ही स्टेप है, ये इस स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान रखो। तो ये पार्ट 2 और पार्ट 1 में बेसिक डिफरेंस क्या आया, पार्ट 1 में 2 स्टेप हो रहा था, लेकिन पार्ट 2 में एक ही स्टेप हुआ, पार्ट 2 में एक ही स्टेप हुआ और पार्ट 1 में 2 स्टेप हुआ। समझ में आ गया सब लोगों को। और क्या डिफरेंस है, जो पार्ट 1 जब प्रोसीड कर रहे थे हम, वहां पर बैक साइड अटैक भी हो रहा था और फ्रंट साइड अटैक भी हो रहा था, लेकिन पार्ट 2 में यहां पर सिर्फ बैक साइड अटैक ही हो रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है। यस और नो, इतना तो चीज है, इतना अगर समझ में आ गया सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं ऑर्गेनिक अभी तक डिस्कशन नहीं किया है, ध्यान रखो, ऑर्गेनिक के बारे में भूल जाओ, सिर्फ बैंक डेट्स के बारे में समझो। पार्ट 1 2 स्टेप से हो रहा था, पार्ट 2 एक ही स्टेप से हो रहा है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेप के थ्रू हो रहा है। पार्ट 1 में 2 टाइप का प्रोडक्ट बना, एक रिटेंशन प्रोडक्ट बना और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना, लेकिन पार्ट 1 में सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को समझ में आएगा। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में फिल कर लो, पॉज करो, और क्या क्या चीजें हुआ इसको कॉपी में अभी लिखो, फिर आगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे हो इसको एक्सपेंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इस बैंड डैश के कॉन्सेप्ट को पहले समझो। क्लियर क्लियर क्लियर, इसके बारे में पहले खुद एनालिसिस करो, फिर आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हमारा जो चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, जो बेंच वाला एग्जांपल अभी था, और उस बेंच वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि जब भी न्यूक्लियोफाइल या फिर जो रिएजेंट आएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा और लिविंग ग्रुप जाएगा, वो 2 तरीके से हो सकता है। पहले लिविंग ग्रुप क्या करेगा, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, वो एक तरीका है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। और एक तरीका क्या था, न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना वो साइमल्टेनियसली हो रहा था। ये तो मेरे बेंच वाले एग्जाम्पल में मैंने उस 2 तरीके को मैंने समझा दिया। अभी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। चलो मैं जनरल एक सब्सट्रेट लिखता हूं, RCH2X, ये एक जनरल सब्सट्रेट है, RCH2X। पहले इस सब्सट्रेट को समझ लो। यहां पर एक CX बॉन्ड है जो कि पोलर बॉन्ड है, और यहां से जो X है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सबको पता है। सो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां से OH माइनस आएगा,
सो OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या कर पाएगा, यहाँ पर कार्बन को अटैक करेगा, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये OH माइनस इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस कार्बन को अटैक करेगा। सो उस कार्बन को जब वो अटैक करेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो जाएगा, अभी एक बॉन्ड R, एक बॉन्ड था, एक X हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था, 2 बॉन्ड हो गया, फिर 2 हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड पहले से ही है, और OH माइनस और एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब 5 बॉन्ड, और कार्बन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, सो एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। और कौन सा वो पोलर बॉन्ड है, वो है CX बॉन्ड, इसका पोलर बॉन्ड है। सो इसीलिए क्या होगा, CX बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज होगा और CX बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, मतलब यहाँ से X माइनस निकल जाएगा और X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ से कुछ माइनस ही जाएगा, और वो माइनस कौन सा होगा, वो X माइनस होगा। सो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो है RCH2, इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ से X माइनस निकल जाएगा। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम ऐसे टाइप का रिएक्शन बोल सकते हैं। अभी इस सेम रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हमने बेंच वाले एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था, ठीक उसी तरह से अभी इसमें हम 2 पार्ट में इसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, समझ में आ गया। हम इस रिएक्शन को दोनों पार्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये कौन से पार्ट से हो रहा है, मैं चलो दोनों पार्ट को हम पैरेलली डिस्कशन करते हैं, फिर हम बताएंगे कौन से कंडीशन में कौन सा पार्ट आएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया होगा। जो कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन में CH4 या फिर कोई भी जहां पर कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड है, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, ये सबको पता है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। मैं थोड़ा सा पाथ के थ्रू ही इसको समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसका होगा, ये एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। तुम इसको अगर रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज तो तुम्हारा उस एग्जांपल के थ्रू मैच कर जाएगा। जैसे कि हम इसको टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, मान लो ये एक बी है, तो इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ये इसी ज्योमेट्री को मैंने थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करके लिखा है ताकि यहाँ पर मैं x1 को इजीली निकाल सकूं। ठीक है, मैं इसी रिएक्शन को मैं दोनों पार्ट से अभी डिस्कशन करूंगा। सो ये वाला मेरा सब्सट्रैक्ट था, अब यहाँ पर OH माइनस आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में दिखाएंगे। सो लेट्स गो थ्रू द पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या हो सकता है, पार्ट 1 में क्या हो सकता है, इस OH माइनस का आना और X का जाना एक पार्ट हो सकता है। जैसे कि OH माइनस आएगा और OH माइनस कहां से आएगा, जिस तरफ X है वो उस तरफ से नहीं आ पाएगा, वो उसके पीछे से ही आएगा। समझ में आ रहा है। सो क्यों, तो OH माइनस का आना और X का जाना दोनों साइमल्टेनियसली होगा। ये एक पाथ है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 तुम इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट 2 मैं जस्ट दोनों तरीके को मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मैं दोनों तरीके को समझा रहा हूँ। एक तरीका क्या हो सकता है, OH माइनस का आना और इस X मतलब लिविंग ग्रुप का जाना साइमल्टेनियसली होगा। तो इस केस में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा। इस केस में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा, मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, एक टाइम ऐसा होगा जैसे कि एक बेंच के ऊपर 5 जन बैठ रहे थे, ठीक उसी तरह से इसमें एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आएगा जब इस कार्बन के साथ OH भी कुछ हद तक लगा होगा और X भी कुछ हद तक लगा होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बेंच में 5 जन बैठेंगे, इसका आधा और इसका आधा, पीछे का 3 जन और बीच में 3 जन, 3 2 5, बेंच का कैपेसिटी 4 है पता है, पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और एक अनस्टेबल स्टेट आएगा जब X और OH दोनों इस कार्बन के साथ लगे होंगे। ठीक है, और जब भी किसी एटम के साथ अगर 5 जन बैठे हैं और 5 जन मान लो एक सेंट्रल एटम के साथ अगर 5 उसका बॉन्ड है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, सबको पता है। जब भी सेंट्रल एटम के साथ अगर 5 जन लगे हैं तो उसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सबको पता है ना। अगर 5 bonds are there then jet geometry is called 3DP और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के साथ 5 बॉन्ड होगा। मतलब कैसे 5 बॉन्ड होगा, एक कार्बन तो एक है, उसके साथ RHH ये तो लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं TDP स्टेट ही इसको लिख रहा हूं,
मैं टीबीपी स्टेट इसको बना रहा हूं। सो RCHH रहेगा और क्या होगा, पीछे से OH आएगा, ये पूरा बॉन्ड नहीं बना होगा, जब ये पूरा बॉन्ड बनेगा तो यहां से X पूरा निकल जाएगा और ये X भी थोड़ा सा वीक हो गया होगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो मतलब OH का आना और X का जाना साइमल्टेनियसली हो रहा है। जब ये वाला OH पूरा इस कार्बन के साथ लग जाएगा तब ये पूरा X निकल जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ गया? मतलब ये वाले पाथ में X का जाना और OH का आना साइमल्टेनियसली हो रहा है। सो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तब उस स्टेट पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा। ये अनस्टेबल स्टेट है, ये भी मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसको ट्रांजिशन स्टेट लिखा है। सो इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या होगा, ये तो अनस्टेबल स्टेट है, आगे ऐसा होगा OH पूरा लग जाएगा, ये OH पूरा लग जाएगा और अभी इनका इन्वर्सन इस तरह से हो जाएगा। टेट्राहेड्रल तो होगा, कार्बन का वैलेंसी 4 ही है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही होगा। बस मैंने इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अगर देखो तो चीज और ध्यान रखो, X यहाँ पर जिस तरफ था अभी इस बैक साइड अटैक के होने की वजह से अभी OH उसका अपोजिट साइड में आ गया या नहीं। सो इस टाइप के प्रोडक्ट को इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि ये हैलोजन के उल्टे पार्ट पे मतलब लिविंग ग्रुप के उल्टा, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैकिंग रीजन लग रहा है। सो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे। दिस इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट और यहां से क्या निकला होगा, वो X माइनस एक लिविंग ग्रुप यहां से निकला होगा। समझ में आएगा ये वाला पार्ट? इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये मेरा सब्सट्रैक्ट है, ये मेरा सब्सट्रैक्ट है और ये मेरा रिएजेंट है। सो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिएजेंट का अटैक करना और सब्सट्रैक्ट से लिविंग ग्रुप का जाना दोनों एक ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। समझ में आ गया सबको? सो लिविंग ग्रुप का आना, सॉरी लिविंग ग्रुप का जाना और अटैकिंग रिएजेंट का आना दोनों एक साथ हो रहा है इस वाले पाथ में। और इस वाले पाथ में क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। जिस ट्रांजिशन स्टेट का ज्योमेट्री क्या होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट का ज्योमेट्री होता है TBP। TBP का फुल फॉर्म क्या है, TBP का फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। समझ में आ गया? TBP का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये मेरा पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 सबको समझ में आ गया? ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? अब अगर इस पाथ का हम अगर काइनेटिक्स डिस्कशन करेंगे, अगर हम इस पाथ का काइनेटिक्स अगर हम डिस्कशन करेंगे, मतलब जो हमने रेट जैसा पढ़ा था, सो इस वाले पाथ का रेट क्या होगा, इस वाले पाथ में रेट जो होगा वो सब्सट्रैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे 2 स्टेप में नहीं हो रहा है, ये तो ट्रांजिशन स्टेप था ना, ये एक ही स्टेप है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेप। सो जब एलिमेंट्री रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट जो भी इन्वॉल्व होते हैं वही रेट लॉ में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका अगर मैं काइनेटिक्स लूं, इसका काइनेटिक्स क्या होगा, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू सब्सट्रैक्ट, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन प्लस रिएजेंट कंसंट्रेशन, सॉरी इनटू रिएजेंट का कंसंट्रेशन। ये इसका रेट लॉ होगा, यानी कि यहां पर रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCH2X एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो अगर इस पाथ से हम जा रहे हैं तो फिर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बताओ? अगर हम इस पाथ से जाएंगे सो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि इसका पावर 1 है और OH माइनस का पावर भी 1 है। सो 1 + 1 इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। समझ में आ गया? सो ये जो पाथ है जहां पर ऑर्डर 2 हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्यों क्या बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसका यह इस स्टेप में मोलिकुलरिटी भी 2 है। सो इस वाले पाथ को, जिस वाले पाथ में ऑर्डर 2 होता है और ये रिएजेंट का आना और लिविंग ग्रुप का जाना एक साथ होता है, उस वाले पाथ को हम SN2 कहते हैं। तो यहाँ पर जो पाथ 1 जो है वो तुम्हारा, मतलब ये वाले पाथ अगर होगा, मतलब OH का आना और लिविंग ग्रुप का जाना अगर एक साथ हो रहा है तो उसको हम SN2 बोलते हैं। SN2 समझ में आ गया? सो SN2 के बारे में तुम्हें क्या क्या पता चला? SN2 के बारे में मुझे ये पता चला कि एक सिंगल स्टेप में होगा थ्रू ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। और क्या होगा, SN2 में जो लिविंग ग्रुप का आना और अटैकिंग लिविंग ग्रुप का जाना और अटैकिंग रिएजेंट का आना
एक साथ ही होगा, इसीलिए वो टीवीपी ट्रांजिशन स्टेट थ्रू जा रहा है। और यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड अटैक ही हो सकता है, यहाँ पर फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट साइड पे एक्ट तो लगा है पहले से, तो इसलिए यहाँ फ्रंट साइड से OH माइनस नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर OH माइनस बैक साइड से ही आएगा। ये समझ में आ गया। ये वाले पाथ जहां पर लिविंग ग्रुप का जाना और अटैकिंग रिएजेंट का आना एक ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, उसको बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं इसको? SN2। चलो हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये समझ में आएगा सब लोगों को, ऑर्डर SN2 हो गया। बस अभी तुम्हारे कॉपी में बस इतना ही लिख लो। इन सभी को मैं कंपैरेटिव वे में लैंग्वेज में पहले इसके बाद डिक्टेट कर दूंगा। पहले चीजों को समझो कि यहाँ पर ऑर्डर क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला एक ही स्टेप पे हो रहा है, तो इसीलिए इसका जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और OH माइनस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ये वाला पाथ को हम ऑर्डर 2 बोलेंगे और इसको हम SN2 मैकेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया? अभी चलो दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में चलते हैं और दूसरे वाले पाथ में चलते हैं। दूसरे वाले पाथ में क्या हो सकता है? देखो ये पार्ट 1 पार्ट 2 तुम जिसको नंबरिंग करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन तो एक ही पाथ से जाएगा ना। तो बस मैं दोनों को अलग अलग तरीके से तुमको समझा रहा हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे होंगे सर उसमें आपने पार्ट 1 में अलग किया था एग्जाम बेंच वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर पार्ट 1 में आप अलग कर रहे हैं, वो कुछ बात है नहीं, वो दोनों बराबर का चीज है। वहां पे तुम पार्ट 1 जिसे लो पार्ट 2 जिसे लो, कोई मतलब नहीं है, बस चीजों को समझो। अगर दोनों एक साथ आ रहे, मतलब दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रहा है, क्या दोनों प्रोसेस क्या क्या यहाँ पर OH और C के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन और C और हेलोजन के बीच में बॉन्ड डिफॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड का ब्रेकिंग। सो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अगर एक साथ हो रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट थ्रू हो जाएगा और उस प्रोसेस के हम SN2 प्रोसेस बोलेंगे और SN2 मैकेनिज्म बोलेंगे या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। अभी चलो दूसरे वाले तरीके में चलते हैं। क्या दूसरा वाला तरीका क्या था? बेड से पहले वो निकल रहा था, लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा था, फिर बाद में वो आ रहा था, कौन आ रहा था? रिएजेंट आ रहा था। तो उस वाले पार्ट में क्या होगा, और मैं इसको पार्ट 2 लिख देता हूं। पार्ट में कंपैरेटिवली फिर से दोबारा इसको पढ़ाऊंगा और दोबारा उसको बताऊंगा। सो पार्ट 2 में क्या होगा, ये 2 स्टेप में होगा। स्टेप 1 में क्या होगा, तुम्हारा जो सबस्ट्रैक्ट है उस सबस्ट्रैक्ट से पहले हेलोजन निकल जाएगा। तो अगर उस सबस्ट्रैक्ट से पहले हेलोजन निकल गया, इसका मतलब क्या है, यहां पर RCH2 मतलब यहां से X अगर निकल गया है, X अगर यहां से निकल गया है X माइनस होके, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? ये X अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया है, फिर कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है। तो इसीलिए इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? वो एक प्लस चार्ज आएगा और यहां से इसको X माइनस निकल जाएगा। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं। दिस प्रोसेस और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम इंटीमेट आयन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इंटीमेट आयन पेयर बोलेंगे। तो पहले स्टेप में यहाँ पे इंटीमेट आयन पेयर फॉर्मेशन होगा और उस इंटीमेट आयन पेयर में से इस स्पीशीज को क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। याद आ रहा है, फर्स्ट में पढ़ाया गया होगा कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ। कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ? कार्बोकैटायन। मतलब ये रिएक्शन पहले स्टेप में एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 में उस कार्बोकैटायन के ऊपर OH माइनस का अटैक होगा। उस कार्बोकैटायन के ऊपर OH माइनस का अटैक होगा। और तुम्हें पता है मैंने वहां पर भी बताया था, जो पहला स्टेप जो है यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का, या फिर दोनों को मिला दो तो इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं। इंटीमेट आयन पेयर मतलब प्लस के करीब ही X माइनस ही होगा, इसीलिए इसको इंटीमेट आयन पेयर बोलेंगे। या फिर तुम कह सकते हो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पहले वाले स्टेप को स्लो स्टेप कहते हैं। और स्लो स्टेप जो रेट मेजर किया गया है, पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप है। दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा रिएजेंट है वो इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, मतलब OH माइनस यहाँ पे CH2 को अटैक करेगा। ठीक है, CH2 C प्लस को यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा। इसको हम अगर बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक से इसको मैं समझाऊं तो कैसे मैं समझा सकता हूं? इसका ज्योमेट्री क्या होता है? कार्बन का यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगा? 2 हाइड्रोजन 1 R लगा है, 2 हाइड्रोजन 1 R लगा है। इसका मतलब है इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लानर। क्या है इसका ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लानर।
देखो अगर इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर है सो OH माइनस यहाँ पर फ्रंट साइड में से भी आ सकता है और OH माइनस यहाँ पर बैक साइड से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? सो जो OH माइनस होगा वो बैक साइड से भी आ सकेगा और फ्रंट साइड से भी आ पाएगा, लेकिन जो पहले वाला पार्ट यहाँ पर जो मैंने बताया वहां पे सिर्फ बैक साइड से आ रहा था। सो अगर यहाँ पर वो फ्रंट साइड से आ रहा है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? आर सी, फ्रंट साइड से अगर आ रहा है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? आर, ज्योमेट्री हम कैसे लिखेंगे इसको? सी एच एच आर, मैंने कैसे लिखा था? कोई भी तरीके से तुम लिख सकते हो। अगर फ्रंट साइड से आ रहा है सॉरी ऐसे लिखा था शायद, आर सी एच एच ओ एच, इस तरह से बनेगा फ्रंट साइड से अगर आएगा। मतलब ये फ्रंट साइड अटैक से भी हो सकता है और यहाँ पर बैक साइड अटैक भी हो सकता है। सो OH माइनस जो कार्बोकेटाइन को जो अटैक करेगा उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पे सिर्फ बैक साइड से आ रहा था। सो यहाँ पर OH माइनस फ्रंट साइड से भी आएगा और OH माइनस यहाँ पर बैक साइड से भी आ पाएगा, और अगर बैक साइड से आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है? जो फ्रंट साइड से अगर आ रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और बैक साइड से अगर आ रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इस वाले प्रोडक्ट को मतलब X का ओरिएंटेशन जिस तरफ था उस तरफ OH का ओरिएंटेशन रहा। सो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये फ्रंट साइड अटैक से बना है और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है वो बैक साइड अटैक से बना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सो इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंशन प्रोडक्ट। और इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड रिटेंशन प्रोडक्ट। और मैंने यहां पर ये भी बताया था ये दोनों 50-50% में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 50-50% में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर इंटीमेट जो आयन पेयर बना है सो जो X माइनस है वो अभी भी फ्रंट साइड में कुछ दूर निकल गया है, लेकिन पूरी तरह से वो कंपाउंड से नहीं निकला है। तो X माइनस थोड़ा सा फ्रंट साइड अटैक होने से रोकेगा। मतलब फ्रंट साइड से जब OH माइनस आ रहा होगा उसको थोड़ा सा रिपल्सन मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस X माइनस। ये जो X माइनस यहाँ पर बना जो फॉर्मेशन हुआ है वो पूरी तरह से मॉलिक्यूल से डिटैच नहीं हुआ, वो मॉलिक्यूल से तो टूट गया है, मतलब कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, लेकिन अभी भी वो उसके सराउंडिंग में फ्रंट साइड पे अवेलेबल है। सो इसीलिए जब OH माइनस आएगा वो फ्रंट साइड से थोड़ा सा रिपल्सन उसको मिलेगा। सो इसीलिए जो परसेंटेज जो मेरे तुम कह सकते हो अगर 45% आ रहा है तो ये वाला 55% होगा। मतलब बैक इन्वर्टेड प्रोडक्ट का परसेंटेज थोड़ा सा रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इवन तुम ऐसा भी कह सकते हो कि अगर 90 ये अगर 50 ये अगर 49% हो रहा है तो ये 51% भी तुम कह सकते हो। मतलब बहुत कम डिफरेंस होगा, लेकिन इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा रिटेंशन प्रोडक्ट से। सो इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बना, जब दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर आ रहा है तो इसको अगर 50-50% होता तो हम उसको एक रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, लेकिन ये 50-50% नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ मिक्सचर और रिटेंशन एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उसको हम एक पूरा रेसमिक नहीं कहकर इसको हम एक पार्शियल रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। इसको हम एक पार्शियल रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो ध्यान दो, जो तुम्हारा था पहले वाला पार्ट जहां पर SN2 पे सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट के साथ रिटेंशन प्रोडक्ट भी बना है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे और इस वाले पार्ट में एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो एक रेसमिक मिक्सचर है। समझ में आ गया सब लोगों को? तो इस वाले पार्ट में रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर तुम कह सकते हो इंटीमेट आयन पेयर फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बोकेटाइन को अटैक कर रहा है। और जब कार्बोकेटाइन को वो अटैक कर रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, मैंने दिखा दिया है। क्योंकि कार्बोकेटाइन का ज्योमेट्री यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लानर होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है। जब फ्रंट साइड से आएगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा और जब बैक साइड से आएगा तब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा। और दोनों प्रोडक्ट को अगर तुम मिला दो, इफ यू विल मिक्स बोथ द प्रोडक्ट देन यू विल से दैट इज ए रेसमिक मिक्सचर। ऑल्दो एक्चुअली कुछ बुक में रेसमिक मिक्सचर भी लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो एक पार्शियली रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। समझ में आ गया? अभी यहाँ पर हम एक चीज को समझेंगे, यहाँ पर जो बना इसका काइनेटिक्स क्या होगा। इसका जो हम रेट निकालेंगे, इस वाले पार्ट का अगर हम रेट निकालेंगे तो इस वाले पार्ट में रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? इस वाले स्टेप में रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो रेट होता है वो हमेशा सिर्फ स्लो स्टेप से लिया जाता है, फास्ट स्टेप से रेट लॉ नहीं लिखा जाता। तो इसका स्लो स्टेप में तुम देखो सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही है। अगर सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही स्लो स्टेप में है तो रेट लॉ में सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही रहेगा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट ओनली। इसीलिए इस वाले पार्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 1 और उसको हम बोलेंगे, और रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है और फास्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ पर 1 है। सो इसीलिए इस वाले पार्ट में जब रिएक्शन प्रोसीड करता है उसको हम बोलते हैं SN1, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एक है और एक तुम्हारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आएगा SN1 क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 1 है और इस पहले वाले स्टेप का मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ पर 1 है। सो अगर मैं दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? इसको सब लोग लिख लो, यू राइट ऑल दिस थिंग, यू राइट दिस फॉर SN1, और वहां पे मैंने SN2 के बारे में भी बताया था। अभी हम SN1 और SN2 को दोनों को कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको लिख लो सब लोग, और अभी मैं उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डिस्कशन कर लेता हूं, मतलब पैरेलल वे में पढ़ लेंगे। सेम चीजों को मैं पैरेलली इसको पढ़ा देता हूं ताकि तुम इसका डिफरेंस समझ जाओ। SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है, इसको पहले लिख लेना और फिर अपने माइंड में ही एक्चुअली पहले खुद से ही डिफरेंशिएट को पहले माइंड में फीड करो, फिर कॉपी में आना या फिर वीडियो देखना। हम खुद डिस्कस कर, तुम खुद बता सकते हो। चलो SN2 एक तरफ हम डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे तरफ SN1 डिस्कशन करते हैं। पहले दोनों का फुल फॉर्म क्या क्या होगा बताओ? इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 है, मतलब बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। इसका क्या होगा? इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसका हो जाएगा यूनिमोलिकुलर। और क्या क्या पता है? ये कितने स्टेप में होगा? इट हैपेंस और इट अकर्स इन ए सिंगल स्टेप, और इट अकर्स इन सिंगल स्टेप थ्रू a TBP transition state, through a TBP transition state। समझ में आ गया? यहां पर क्या होगा? it happens or it occurs in 2 स्टेप। यहां पर 2 स्टेप में होगा। it occurs in 2 स्टेप। क्या होगा स्टेप 1 में? स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तुम यहां पर इंक्रीमेंट आयन पेयर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सो वहां पे क्या हो रहा था? RCH2X है, यहां से X निकला है, सो RCH2 प्लस एंड X माइनस, ये पहले इंक्रीमेंट आयन पेयर बना है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये नोट भी हो गया एक्चुअली। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल 2 कार्बोकेटायन, और ये जब अटैक होगा तब क्या होगा? दोनों टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। RCH2 प्लस पे जब OH माइनस अटैक करेगा, यहां पे 2 टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक होगा, मैं इसको ज्योमेट्री के थ्रू नहीं दिखा रहा हूं, एक अगर हम इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे तो दूसरा क्या होगा? एक रिटेंशन प्रोडक्ट भी यहां पर होगा। मैं ज्योमेट्री के थ्रू नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं। एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा और एक रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। और तुमने वहां पर ज्योमेट्री से भी कैसे दिखाते हैं मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन ये जो सिंगल स्टेप से हो रहा था, मतलब RCH2X और OH माइनस का आना और X का जाना एक साथ हो रहा होगा, और OH माइनस यहाँ पर बैक साइड से ही आएगा,
और OH माइनस यहाँ पर बैक साइड से ही आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। समझ में आ गया? और यहाँ पर X माइनस निकल जाएगा। और इस वाले ट्रांजिशन स्टेट को कौन सा ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं? PVP ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे here only inverted product is formed, here only inverted product is formed, inverted product is formed, here the product form is a partial Rasmi mixture. Here the product form is a partial racemic mixture, is a partial racemic mixture। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो एक पार्शियल रेसमिक मिक्सचर है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, कहां पर सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कहां पर दोनों प्रोडक्ट में सिलेक्शन आ रहा है? SN1 में, क्योंकि वहां पर इन्वर्टेड भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो रहा होता है, लेकिन कहां पर स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट मिलता है? वो है SN2 में। SN2 में स्पेसिफिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन SN1 में दोनों प्रोडक्ट में सिलेक्शन आता है 50-40 मतलब 40-41-49 या फिर 55-45। तो सिलेक्शन कौन से वाले मैकेनिज्म में हो रहा है? SN1 में सिलेक्शन हो रहा है और SN2 में क्या हो रहा है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर और एक लैंग्वेज में लिखा जाता है SN2 इज स्टेरियो स्पेसिफिक। इसको लिख लेना, SN2 इज स्टेरियो स्पेसिफिक, SN2 इज स्टेरियो स्पेसिफिक। लेकिन SN1 जो होगा, SN1 इज स्टेरियो सिलेक्टिव। मतलब स्पेस में यहाँ पे स्टेरियो वर्ड का रिलेशन होता है स्पेस के साथ। यहाँ पर स्पेस में सिर्फ बैक साइड से ही आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया स्टेरियो स्पेसिफिक। लेकिन स्पेस में फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टेरियो सिलेक्टिव। इसको हम बोलेंगे स्टेरियो सिलेक्टिव। ये वाला स्टेरियो स्पेसिफिक है और ये वाला स्टेरियो सिलेक्टिव है। समझ में आ गया? ये वाला स्टेरियो स्पेसिफिक है और ये वाला स्टेरियो सिलेक्टिव है। हाँ, और एक डिफरेंस में क्या लिख सकता हूं? इसका रेट क्या होगा? इसका जो रेट होगा और इसका जो रेट होगा, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लिख लेना। इसका और एक डिफरेंस क्या आएगा? रेट को लेकर भी एक डिफरेंस आएगा। यहाँ पर रेट लॉ क्या होगा? मैं नीचे तुम लिखना, यहाँ पर रेट लॉ होगा, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। यानी कि जो ऑर्डर होगा इसका 2 होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर सिर्फ कार्बोकेटायन पहले स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है और पहला वाला स्टेप वो स्लो स्टेप है। तो इसीलिए इस वाले सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर ही इसका रेट डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन रेट को इफेक्ट नहीं पकाएगा और नहीं डालेगा। सो इसीलिए इसका ऑर्डर होगा 1 और इसका ऑर्डर हो गया 2। समझ में आ गया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ गया है? क्लियर? सब लोगों को समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल? सो इसीलिए इसका ऑर्डर है 1 और इसका ऑर्डर है 2। और एक मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि मान लो हमें 3 टाइप का अल्किल हैलाइड पता है। वी नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड। क्या क्या है वो? प्राइमरी अल्किल हैलाइड एक है, और एक है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और क्या है? और एक है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। मैंने बोला कि इन तीनों अल्किल हैलाइड में SN1 के थ्रू रिएक्शन हो रहा है। समझो मेरे क्वेश्चन को, इन तीनों में SN1 के थ्रू रिएक्शन हो रहा है। अगर मैंने बोला इन तीनों में SN1 के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, तो मेरा क्वेश्चन आया कहां पर रेट सबसे ज्यादा होगा और विल सबस्ट्रैक्ट विल कंप्लीट इन अ फास्टर रेट। कहां पर रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा? क्वेश्चन को समझो। मैंने 3 टाइप का अल्किल हैलाइड दिया है और मैंने क्वेश्चन पूछा कौन से वाले अल्किल हैलाइड में SN1 सबसे ज्यादा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि SN1 थ्रू रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे या फिर SN1 में उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा इन तीनों अल्किल हैलाइड में। कैसे कंपेयर करेंगे? हाउ यू कंपेयर ऑल दिस 3 अल्किल हैलाइड, देन व्हिच वन विल अंडरगो SN1 फास्टर? इसके लिए तो वो कॉन्सेप्ट को जानना होगा। SN1 में पहले स्टेप में क्या होता है? SN1 में पहले स्टेप में क्या होता है? SN1 में पहले स्टेप में
कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा, RCH2 प्लस बनेगा, यहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि मैंने बोला है ना SN1 थ्रू जा रहा है, और यहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा। जब कार्बोकेटायन तीनों में फॉर्मेशन हो रहा है तब यहां पर कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा SN1 के थ्रू, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होता है वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू जाता है। सो इस तीनों कार्बोकेटायन में से कौन से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बोकेटायन के साथ लगा है, if electron donating groups are attached to the carbocation then its stability increases। तो इसीलिए ये वाला जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, क्योंकि आल्किल ग्रुप यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN1 के थ्रू सब्सट्रैक्ट में, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सब्सट्रैक्ट थ्रू SN1, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सब्सट्रैक्ट और रिएक्टिविटी ऑर्डर थ्रू SN1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, मतलब कौन सा सब्सट्रेट पे SN1 होने की चांसेस सबसे ज्यादा है? जो वाले सब्सट्रेट से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था। तो कौन से सब्सट्रेट से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा? ये वाला टर्शियरी से। सो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर थ्रू SN1 में क्या होगा, ये एक डिफरेंस पॉइंट आएगा। टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के थ्रू, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। समझ में आ गया? एक्चुअली पहले पूरा वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही नोट लिखना। सो टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी से जो कार्बोकेटायन निकलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? SN2 में अगर हम देखेंगे इस वाले ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान दें, इस वाले अगर हम ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे तो यहां पर कार्बन का तो 5 वैलेंसी है। सो अगर ये H की जगह पर अगर R आ गए, मतलब ये एक ही R लगा है तो ये तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड से बना है। अगर इस H की जगह पर और R आ जाएगा तो क्या इसके यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होगा या नहीं? अगर एक R ग्रुप होने से कार्बन के साथ जितना रिपल्सन हो रहा है, अगर इस कार्बन के साथ अगर 2 अल्किल ग्रुप लगेगा तो वहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा, और अगर 3 अल्किल ग्रुप लगेगा तो और ज्यादा रिपल्सन होगा। और वो जो रिपल्सन होने की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। और जहां पर ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, या फिर मैं कह सकता हूं उसका रिएक्टिविटी वहां पे सबसे ज्यादा होगा जिस केस में इसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इसका ट्रांजिशन स्टेट कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब ये तीनों H अगर हो जाएंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक R आ गया तो थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट माने स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर 2 R आ गया तो यहाँ पर और रिपल्सन बढ़ गया, मतलब और इसका रिएक्टिविटी कम हो गया। अगर 3 R आ गया तो इसका रिएक्टिविटी और कम हो जाएगा, क्योंकि इसका अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? सो अगर R ग्रुप ज्यादा लगा है तो वहां पर SN2 के थ्रू रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, और जितना कम R ग्रुप लगेगा वहां पे SN2 के थ्रू रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। सो रिएक्टिविटी थ्रू SN2 क्या होगा ऑर्डर? रिएक्टिविटी थ्रू SN2, रिएक्टिव पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो है ना, रिएक्टिविटी थ्रू SN2 क्या होगा? SN2 के थ्रू रिएक्टिविटी क्या होगा? हमारे पास 3 टाइप का 4 कंपेयर कर लेता हूँ। CH3X है, एक प्राइमरी वाला है, और एक सेकेंडरी वाला है, और एक टर्शियरी वाला है। टर्शियरी सबसे ज्यादा रिपल्सन टीबीपी पे, क्योंकि SN2 जो है वो टीबीपी थ्रू जाता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन टीबीपी पे किसके केस में होगा? जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। सबसे रिपल्सन कम कहां पर होगा? CH3X, X के पास सबसे कम रिपल्सन होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किसका होगा? CH3X का, इसलिए रिएक्टिविटी भी इसका सबसे ज्यादा होगा। सो CH3X का सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम है प्राइमरी, फिर उससे कम है सेकेंडरी, फिर उससे कम है टर्शियरी। तो यहाँ पर भी CH3X ऐड कर सकते हो। यहाँ पर CH3X SN1 में सबसे नीचे रहेगा, मतलब सबसे कम होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है। जो CH3 प्लस है वो सबसे कम स्टेबल है, लेकिन इस CH3X अगर हम SN2 के थ्रू देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम रिपल्सन होगा। तो देखो जो अल्किल हैलाइड का जो नेचर होता है वो भी डिसाइड करता है SN1 होगा या फिर SN2 होगा। यानी कि मान लो टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर दिया है तो रिएक्शन कौन से थ्रू गया होगा? वो SN1 के थ्रू गया होगा।
और मान लो CH3X दिया है तो रिएक्शन कौन से थ्रू गया होगा, रिएक्शन गया होगा तुम्हारे SN, अगर CH3X दिया है तो रिएक्शन SN2 के थ्रू गया होगा, और अगर टर्शियरी अल्किल दिया है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू गया होगा। एक्चुअली रिएक्शन कब SN1 होगा कब SN2 होगा मैं इसको तुम्हें बाद में टेक्निक के थ्रू समझा दूंगा, लेकिन तुम पहले इन दोनों डिफरेंस को समझो। क्यों ये सबसे यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर CH3X सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो 3 हाइड्रोजन है उससे TVP स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप होने की वजह से और 3 अल्किल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज्यादा हो गया TVP में, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर टर्शियरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी मोर देन CH3+। समझ में आएगा पूरा सभी डिफरेंस समझ में आएगा। इन सभी डिफरेंस को तुम जब नोट में लिखोगे तो डिफरेंस एक तरफ SN1 का लिखना, दूसरी तरफ SN2 का लिखना। ये जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा तुम्हारे डिग्री लेवल तक कवर कर दिया है। डिग्री में भी बच्चों को इतना ही पढ़ाया जाता है, मेरे ख्याल से मैंने अपने बेस्ट दिया है इसमें तुम्हें समझाने के लिए। अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो हम फिर डिस्कशन कर सकते हैं मैं, लेकिन इसमें तुम्हें बताना चाहूंगा कि एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन के रिलेटेड पूछोगे तो इसमें से कितना मार्क आता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक इसमें से क्वेश्चन कम ही कवर करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा आगे केमिकल रिएक्शन में यूज होगा। जब हम कंपेयर करेंगे कि वहां पर रिएक्शन होगा, वहां पे ये वाले कॉन्सेप्ट मतलब रिएक्शन SN1 के थ्रू आ रहा है या फिर SN2 के थ्रू आ रहा है, तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेंगे। तो इसीलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कॉन्सेप्चुअल है, इसको ठीक तरह से समझना। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, दोनों को डिफरेंस अपने दिमाग में फीड कर लेना। SN1 में ये होता है, SN2 में ये होता है, और कब SN1 होगा कब SN2 होगा उसको कंपैरिजन भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देख लेना वीडियो को ठीक से और लिखना नोटिस को। थैंक यू।